का प्रिपरेशन करने वाले बच्चे होते हैं इस लेवल को ही प्राप्त नहीं कर पाते हैं प्रथम चरण वाले को, क्योंकि उनके दिमाग में उनके लिए यही याद रखना मुश्किल हो जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने क्या क्या किया और अकबर ने क्या क्या किया। तो उनकी यात्रा तो पहले चरण में ही समाप्त हो जाती है। बच्चों के वर्षों वर्षों के एफर्ट तो यहीं आके समाप्त हो जाएंगे, और तब वो इस विषय को कोसेंगे, अरे तुमने इसको क्यों नहीं इंटरलाइज किया। और इसका तो सही उपाय है कि हम मोहम्मद गोरी से शुरू करेंगे और लोधी तक ले जाके छोड़ेंगे, और लोधी से शुरू करेंगे तो सीधा औरंगजेब और मुगल साम्राज्य के विघटन तक ले जाके छोड़ेंगे। तो तुमको तो एक एक शासक की उपलब्धियां क्लास में ही मैं याद करवा दूंगा। और तब इस तरह के क्वेश्चन, उसके बाद भी तुम पर 3 तरह का दबाव पड़ेगा। मैंने कहा कि हर क्लास में बीच बीच में मैं क्वेश्चन पूछता रह के आपको हाथ उठवाता रहूंगा, इस डर से आपकी रात में नींद उठेगी जहां तहां। आप उसके लिए तैयारी करोगे, पढ़ोगे, तो पहला चरण पूरा हो जाएगा। और पहला चरण का काम पूरा होने का मतलब है कि 50% क्वेश्चन हमारा पहला चरण से हो जाता है। 50% क्वेश्चन अगर आप सेकेंड चरण और थर्ड चरण पता ना भी हो तो 50% क्वेश्चन आप प्रथम चरण से कर लोगे एकदम। चाहे यूपीएससी स्टेट सर्विस में तो 70-75% क्वेश्चन, और यूपीएससी में 50% क्वेश्चन, क्योंकि स्टेट सर्विसेज में हिस्टोग्राफिकल टच कम डालता है, और जो यूपीएससी में उसमें हिस्टोग्राफिकल टच ज्यादा डालता है। ये तो हो गया पहला पॉइंट में। पॉइंट नंबर 2 लिखिए, 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 हाँ, हाँ, लिखिए, हाँ, 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 लिखिए, हाँ, हाँ, सल्तनत काल में, सल्तनत काल में, सल्तनत काल में, हाँ, 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 प्रशासनिक संरचना एवं नीति, प्रशासनिक संरचना एवं नीति, नीति के क्रमिक विकास को रेखांकित करना है, के क्रमिक विकास को रेखांकित करना है, क्रमिक विकास को रेखांकित करना है, रेखांकित करना है, तथा तथा यही प्रक्रिया मुगल काल में भी जारी रखनी है, यही प्रक्रिया मुगल काल में भी जारी रखनी है, मुगल काल में भी जारी रखनी है। फिर हम इस तरह के प्रश्नों का उत्तर फिर हम इस तरह के प्रश्नों का उत्तर आसानी से कर सकते हैं। कर सकते हैं, डैश डालिए और डैश डाल के प्रश्न लिखिए, और पॉइंट ए में प्रश्न ए, जो हम 1-2 में लिख रहे होते हैं, यहां पर ए कर देना, प्रश्न ए। और प्रश्न ए में लिखिए, हाँ, इक्तादार, हाँ, इक्तादार, हाँ, इक्ता हाँ, इक्ता व्यवस्था और मनसब व्यवस्था, चाहे इक्तादारी व्यवस्था एवं मनसबदारी व्यवस्था, इक्तादारी व्यवस्था एवं मनसबदारी व्यवस्था, इक्तादारी व्यवस्था एवं मनसबदारी व्यवस्था में, मनसबदारी व्यवस्था में समानता और असमानता के बिंदुओं को, समानता एवं असमानता के बिंदुओं को रेखांकित कीजिए। समानता एवं असमानता के बिंदुओं को रेखांकित कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, अलाउद्दीन खिलजी और शेरशाह, अलाउद्दीन खिलजी और शेरशाह, हाँ, इधर इन लोगों को लिखने में दिक्कत तो नहीं होगी। हाँ,
अलाउद्दीन खिलजी और शेरशाह, शेरशाह की, हाँ सॉरी, अलाउद्दीन खिलजी एवं शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था, अलाउद्दीन खिलजी एवं शेरशाह की भू राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था, भू राजस्व व्यवस्था की तुलना, भू राजस्व व्यवस्था की तुलना करते हुए, की तुलना करते हुए, हाँ, उनके बीच समानता और असमानता के बिंदुओं को दर्शाइए, उनके बीच समानता एवं असमानता के बिंदुओं को दर्शाइए। बिंदुओं को दर्शाइए। समझ में आ गई? अब पॉइंट नंबर 3 लिखिए। पॉइंट 3 में लिखिए कि सल्तनतकालीन अर्थव्यवस्था, सल्तनतकालीन अर्थव्यवस्था के क्रमिक विकास का अध्ययन करते हुए, के क्रमिक विकास का अध्ययन करते हुए, के क्रमिक विकास का अध्ययन करते हुए विभिन्न प्रशासकों की नीति, विभिन्न प्रशासकों की, विभिन्न प्रशासकों की नीति का अध्ययन, अध्ययन करना, विभिन्न प्रशासकों की नीति को अध्ययन करना तथा इस अध्ययन का मुगल काल तक विस्तार करना, इस अध्ययन का मुगल काल तक विस्तार करना, मुगल काल तक विस्तार करना। ठीक है, हाँ, फिर हम इस तरह के प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं, फिर हम इन प्रश्नों का, हाँ, इस तरह के प्रश्नों का उत्तर आसानी से दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर ए, हाँ, 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 कि सल्तनत, हाँ, 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 दिल्ली सल्तनत की स्थापना ने, दिल्ली सल्तनत की स्थापना ने, स्थापना ने, दिल्ली सल्तनत की स्थापना ने, हाँ, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में क्या परिवर्तन लाए? दिल्ली सल्तनत की स्थापना ने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में क्या परिवर्तन लाए? दिल्ली सल्तनत की स्थापना ने अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में क्या परिवर्तन लाए? क्या परिवर्तन लाए? पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर बी, हाँ, क्वेश्चन नंबर बी, हाँ, देखिए, हाँ, मुगल साम्राज्य की स्थापना का, मुगल साम्राज्य की स्थापना का, अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को दर्शाइए,
अर्थव्यवस्था पर प्रभाव को दर्शाइए। दर्शाइए। नेक्स्ट लिखिए। क्वेश्चन नंबर सी, 13वीं सदी तथा 17वीं सदी के बीच, 13वीं सदी एवं 17वीं सदी के बीच कृषक असंतोष एवं विद्रोह पर, कृषक असंतोष एवं विद्रोह पर टिप्पणी कीजिए। कृषक असंतोष एवं विद्रोह पर टिप्पणी कीजिए। असंतोष एवं विद्रोह पर टिप्पणी कीजिए। देख रहे हो, ये सारा क्वेश्चन तुम्हारा हो जाएगा प्रथम चरण से। इसमें और बहुत मजेदार, जब आप इंटीग्रेट करके पढ़ोगे तो आपको बहुत मजेदार लगेगा। मतलब कहीं पर आपको बर्डन एज सच फील नहीं होगा। तुमको खुद क्यूरियोसिटी होगी, भाई खिलजी ने क्या आर्थिक क्षेत्र में किया, तुगलक ने क्या आर्थिक क्षेत्र में किया। अब जैसे वो क्वेश्चन पूछ देते हैं कि भाई विभिन्न सुल्तानों के द्वारा आर्थिक क्षेत्र में अपनाई गई प्रमुख नीतियों को बताइए, क्या यह जनसामान्य के लिए लाभदायक रहा। समझ रहे हो कि नहीं। 2017 में देखो, बच्चे वहीं पर मात खाने लगते हैं कि पता नहीं कौन क्या किया। पहली चुनौती तो हमारे सामने है कि हम मोहम्मद गोरी से लेकर, हालांकि गोरी का डायरेक्ट यूज नहीं है कुतुबुद्दीन का, इल्तुतमिश से डायरेक्ट यूज हो जाता है। इल्तुतमिश गंगा यमुना द्वाब क्षेत्र में 2000 सिमसी सरदारों को बसाएगा और जागीर देगा। उसका उद्देश्य होगा कि गंगा यमुना द्वाब के आर्थिक महत्व को सबसे पहले समझा है, और उसको लग रहा है कि जब तक हम हिंदुओं के स्ट्रॉन्ग होल्ड को तोड़ेंगे नहीं, तब तक मुस्लिम शासन भारत में मजबूत नहीं होगा। और इसका सबसे बढ़िया तरीका है कि आप ग्रामीण क्षेत्र में मुसलमानों को बसाओ, क्योंकि बेसिकली जो मुस्लिम थे वो नगर और कस्बा बेस्ड थे। फिर अलाउद्दीन खिलजी मार्केट कंट्रोल पॉलिसी लाएगा। फिर मोहम्मद बिन तुगलक सांकेतिक मुद्रा का प्रयोग शुरू करेगा, द्वाब में खेती शुरू करेगा। फिरोज शाह तुगलक सिंचाई के विकास के लिए काम करेगा, राजकीय कारखाना बनाएगा और कई तरह की चीजें करेगा। अब भारतीय जनता पर या जनसामान्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ा, इसका मिक्स्ड प्रक्रिया आपको दिखेगी। मिक्स्ड प्रक्रिया का मतलब है कि चलो भाई, नगरीय जनसंख्या के लिए अगर उसने चीपर प्रोडक्ट को अवेलेबल कराया, तो अगर नगरीय जनसंख्या के लिए चीपर प्रोडक्ट को अवेलेबल कराया गया है, तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जनसामान्य को लाभ मिलेगा। लेकिन जो लैंड इम्यूनिटी रिफॉर्म्स किया है उसका डायरेक्ट जनसामान्य पर लाभ नहीं दिख रहा है। तो मतलब ये जस्ट मैंने जब टॉपिक जब मुझे लेना है, तो उस टॉपिक में मेरी कोशिश यही होगी कि अलाउद्दीन खिलजी, तो अलाउद्दीन खिलजी की सारी चीजें, और अलाउद्दीन खिलजी के बाद जब हम तुगलक पर जाएंगे तो अलाउद्दीन खिलजी से तुगलक तक चेंज तो इसीलिए पढ़ते हैं ना, कि ताकि जो तुलनात्मक अध्ययन वाला क्वेश्चन उसको हम कवर कर सके। इसमें समस्या क्या, थोड़ा अगर हम कॉन्शियस रहें, उससे अगर हमारी चीजें आसान रहती है, तो इसमें समस्या क्या है। यही तो लोग नहीं पढ़ पाते हैं, और इसी जगह पर यही ग्रे एरिया तो बच्चे को पीछे हटाता है, और यहीं पर आपको कमांड करना है। इसका फायदा आपको प्रीलिम्स से ही मिलेगा, इसका फायदा आपको मेंस से ही मिलेगा। वैसे याद कैसे रहेगा। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती है तुमको कोई मैं बहुत अच्छा मैटर दे दूं, सब कुछ दे दूं, क्लास में मगजमारी क्यों करनी पड़ती है तुमको याद रखवाने के लिए। अगर मैं मैटर दे के छोड़ दूं और एक सप्ताह क्लास ऑफ कर दूं, कहोगे जाके अपने अपने घर पर पहले पढ़ के आओ, तो 7 दिनों के बाद फिर मुंह लटकाए पहुंच जाओगे उसी तरह से। और जब मैं टटोलूंगा तो पता चला कुछ नहीं, इस 7 दिन टाइम बर्बाद किया। तो क्लास में कसना पड़ता है कि हाँ भाई तुमको इस तरीके से पढ़ना है, उसके चेंज को समझना है, देखना है। तो ये तुम्हारी अर्थव्यवस्था वाली हो गई। अब नेक्स्ट वन लिखिएगा, समाज। नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा, सल्तनत कालीन, सल्तनत कालीन समाज से लेकर मुगल कालीन समाज, सल्तनत कालीन समाज से लेकर मुगल कालीन समाज तक
समाज तक समाज के क्रमिक विकास को दर्शाइए। समाज के क्रमिक विकास को दर्शाइए तथा मुगल कालीन समाज से उसकी तुलना कीजिए। मुगल कालीन समाज से उसकी तुलना कीजिए। लिखिए कि इस आधार पर हम निम्नलिखित प्रश्न को हल कर सकते हैं। इस आधार पर हम निम्नलिखित प्रश्न को हल कर सकते हैं। डैश देकर लिखिए। पॉइंट फर्स्ट यानी पॉइंट ए, क्वेश्चन ए। देखिए 13वीं सदी से 15वीं सदी पर 13वीं सदी से 15वीं सदी के बीच, अब 13वीं से 15वीं मतलब सल्तनत, आपको सल्तनत काल ना पूछ के 13वीं से 15वीं सदी पूछ देगा, तो इसका मतलब सल्तनत काल हो। 15वीं सदी के बीच दास व्यवस्था के विकास पर टिप्पणी कीजिए। दास व्यवस्था के विकास पर टिप्पणी कीजिए। पॉइंट बी, सल्तनत काल में तकनीकी ने सामाजिक संरचना पर किस प्रकार का प्रभाव डाला। सामाजिक संरचना पर किस प्रकार का प्रभाव डाला। सोदाहरण उदाहरण के साथ सोदाहरण उत्तर दीजिए। पॉइंट नंबर सी, मुगल काल में महिलाओं की स्थिति पर टिप्पणी कीजिए। सी, मुगल काल में महिलाओं की स्थिति पर टिप्पणी कीजिए। मुगल काल में महिलाओं की स्थिति पर टिप्पणी कीजिए। अब देखो, ये जो तुम देख रहे हो प्रश्न ए और प्रश्न सी बिल्कुल स्ट्रेट है। जो प्रश्न बी है वो थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन आप अगर पहला चरण पर भी अगर अध्ययन करे हो तो थोड़ा दूसरा चरण से सपोर्ट चाहिए होता है। जैसे ये जो दूसरा वाला जो मैंने क्वेश्चन जो बी वाला दिया है, उसके लिए आपको इरफान हबीब का थेसिस और मोहम्मद हबीब और इरफान हबीब के बहस का ज्ञान होना चाहिए थोड़ा सा। क्योंकि मोहम्मद हबीब ने क्या कहा, एक्चुअली मोहम्मद हबीब ने एक नगरीय क्रांति की अवधारणा दी। उनके पिताजी थे इरफान हबीब के, और इरफान हबीब महान जो बने लेखक, वो अपने पिता के विचार को काटकर, मोहम्मद हबीब अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, और सबसे पहले मार्क्सवादी इतिहास लेखन की नींव मोहम्मद हबीब ने ही डाली। उसके बाद आए प्रोफेसर नूरुल हसन। तो जो मोहम्मद हबीब थे, माने अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी का बहुत बड़ा योगदान है मिडिवल हिस्ट्री में। और जब तक अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी का विकास नहीं हुआ था, तब तक इलाहाबाद बेस्ड एक कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट नेशनलिस्ट स्कूल हुआ करता था, वो बहुत प्रभावी था। लेकिन जब अलीगढ़ स्कूल ऑफ हिस्टोग्राफी का डेवलपमेंट हुआ तो मोहम्मद हबीब हेड ऑफ डिपार्टमेंट था, तो उन्होंने गजनी ऑफ महमूद नामक पुस्तक लिखी, और उसके बाद उसी में उन्होंने 1952 में ही मार्क्सवादी इतिहास लेकर, मतलब डी कोशाम्बी 56 में लिखते हैं, और 52 में ही मोहम्मद हबीब ने लिख दिया था। फिर उसके बाद एक दौर आया विद्वानों का, तो वो मोहम्मद हबीब के जेनरेशन के उनसे जूनियर थे प्रोफेसर नूरुल हसन।
जब प्रोफेसर नूरुल हसन हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे, वो लखनऊ यूनिवर्सिटी से थे, पहले लखनऊ यूनिवर्सिटी से ही उन्होंने किया था, पोस्ट ग्रेजुएशन वगैरह किया था, और फिर वो आए तो उनका कुछ दिन लखनऊ यूनिवर्सिटी में रहे थे, मैंने सॉरी वो थे तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से किए थे सॉरी, लेकिन उनको लेक्चरशिप मिला था लखनऊ यूनिवर्सिटी में पहले, क्योंकि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में 1946 में आज़ादी से 1 वर्ष पहले जब गवर्नर आया था, वो चांसलर हुआ करता यूनिवर्सिटी का, तो उसको उन्होंने काला झंडा, स्टूडेंट लीडर थे तो काला झंडा दिखा दिया था। तो उसमें था इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कि जो बच्चा फर्स्ट क्लास फर्स्ट करता था उसको इमीडिएट लेक्चरशिप की नौकरी उसी समय साइन करके उसी समय दे दिया जाता था। लेकिन जब इनकी बारी आई लखनऊ ये प्रोफेसर नूरुल हसन की, तो उन्होंने 6 महीना पहले काला झंडा दिखाया था, तो 6 महीने के बाद जब उनका टर्न आया तो गवर्नर ने साइन करने से इनकार कर दिया, कहा कि नहीं इसको लेक्चरशिप नहीं मिलेगा। तो फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी ने बुलाया कि आप हमारे यहाँ आ जाओ, और लखनऊ यूनिवर्सिटी में इनको लेक्चरशिप मिला, तो कुछ दिन वहीं किया, फिर बाद में अलीगढ़ यूनिवर्सिटी शिफ्ट हुए। तो जिस समय वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे उसमें इरफान हबीब स्टूडेंट थे वहाँ अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। तो इरफान हबीब उस समय एमए में एक पेपर हुआ करता था जो इंटरव्यू का पेपर हुआ करता था, 100 मार्क्स का हुआ करता था, और उसी में इरफान हबीब की एक प्रसिद्ध बुक है जो आज भी इस्टेब्लिश्ड है, और तुम कहोगे कि मुगल काल में तो इरफान हबीब का बहुत बड़ा स्टडी और उसका ये है। तो उन्होंने लिखा था, एक्चुअली मोरलैंड एक ब्रिटिश हिस्टोरियन है, तो ब्रिटिश हिस्टोरियन मोरलैंड ने लिखा था कि एग्रेरियन सिस्टम इन मुस्लिम इंडिया, तो वही तर्ज पर इरफान हबीब ने लिखा कि एग्रेरियन सिस्टम इन मुगल इंडिया, और वही उसी में उन्होंने एग्रेरियन क्राइसिस वगैरह का, कृषि संकट वगैरह की अवधारणा रखी है मुगल साम्राज्य के विघटन पर। जब एमए में थे तो उनका वो इंटरव्यू का पेपर था, तो इंटरव्यू में जब वो गए इंटरव्यू बोर्ड में, तो उसमें 4 मेंबर बैठे थे, प्रोफेसर नूरुल हसन भी थे, और जब उनका इंटरव्यू चला तो नॉर्मली 30 मिनट इंटरव्यू चलता था, उनका 45 मिनट चला, और उसको सारे प्रश्नों का जवाब देके जब वो निकले तो फिर बोर्ड ने डिसाइड किया कि देखो ये हम लोगों से थोड़ा ज़्यादा जानता है, तो इसलिए 100 मार्क्स का पूर्णांक है तो इसको थोड़ा सा ब्रेक करके ज़्यादा दिया जाए, तो उनको 113 मार्क्स दिया था, मतलब 100 का ही वो पेपर था, लेकिन उनको 113 मार्क्स मिला था। तो उसके बाद फिर वो बन गए अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में ही प्रोफेसर, और उनके साथ ही में उनसे सीनियर थे अतहर अली, जो मुगल एरिस्टोक्रेटिक क्लास पर काम किया, और अभी जो है इरफान हबीब, अब तो वो जनरल नॉर्मली प्रोफेसर से तो रिटायर कर गए हैं, लेकिन प्रोफेसर इमेरिटस जो है उसका स्टेटस अभी भी उनको अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में है, जहाँ एक चेयर है जहाँ पर वो भी शोध वगैरह का काम देखते हैं, करते हैं। लेकिन अब उनकी परंपरा से बची है शिरीन मुसूवी, तो शिरीन मुसूवी का भी मेडिवल हिस्टोग्राफी में बहुत बड़ा योगदान है। तो इरफान हबीब एकदम जिसको कहते हो खाटी मार्क्सिस्ट, वही पक्का मार्क्सिस्ट है, इसलिए तुम देखोगे कि एनडीए गवर्नमेंट इरफान हबीब में बड़ा 36 का आंकड़ा रहता है, माने बराबर इरफान हबीब पर एक आध मुकदमा चलता ही रहता है कोई ना कोई, है ना। तो फिर वो ये था, और रोमिला थापड़ में भी तुम देखोगे कि रोमिला थापड़ भी 1-2 बार सुप्रीम कोर्ट जाते ही रहते, मतलब इस गवर्नमेंट से सबका 36 का आंकड़ा। इंडियन हिस्टोरिकल कांग्रेस में ये सब है, और आईसीएचआर पर कब्जा है गवर्नमेंट का, तो इंडियन हिस्टोरिकल कांग्रेस का पिछली बार पूना में सभा होने वाली थी, उसका कॉन्फ्रेंस तो होने ही नहीं दिया गवर्नमेंट ने कहा फंड ही नहीं देंगे, तो कॉन्फ्रेंस पूरे इंडियन हिस्टोरिकल कांग्रेस के इतिहास में पिछली बार ही पूना में रुक गया, कॉन्फ्रेंस नहीं हुआ, क्योंकि उनका कहना है कि मार्क्सिस्टों का नियंत्रण है, तो वहां पर हम, लेकिन ये लोग एकदम पैरेलल हिस्ट्री चलाते हैं, इन लोगों के सामने मतलब इंडिया के सबसे टॉप हिस्टोरियंस हैं, तो इनके साथ छेड़छाड़ करना, इनकी शिष्य परंपरा ही इतनी है यूनिवर्सिटी से लेकर हर जगह तक, जो उनके घर को उखाड़ना सरकार के लिए बड़ी मुश्किल हो रही है। तो उसमें हुआ था क्या कि कांग्रेस गवर्नमेंट में प्रोफेसर नूरुल हसन बनाए गए थे शिक्षा मंत्री, तो प्रोफेसर नूरुल हसन ने क्या किया था कि पूरे मार्क्सवादियों को भर दिया था पूरे इंडिया में हिस्ट्री के चेयर में, क्योंकि खुद भी मार्क्सवादी थे, उसी से पूरे मार्क्सवादी परंपरा फैल गई मेडिवल हिस्ट्री का, वही इस्टेब्लिश कर गई पूरी तरह से। उस इस्टेब्लिश गढ़ को, जिसको कांग्रेस ने पिछले 7 दशक में, मतलब 6 दशक तो कहीं लो 6 दशक में इस्टेब्लिश किया, उसको 1 दशक में उखाड़ फेंकना ये बड़ा मुश्किल है। ये कांग्रेस की रणनीति थी कि वैसे एक सेंट्रिस्ट पार्टी थी, मध्यम मार्गी पार्टी थी, और वो आइडियोलॉजी में हमेशा लेफ्टिज्म की तरफ झुकती थी। जैसे श्रीमती गांधी जो 20 सूत्री कार्यक्रम चलाया था, या श्रीमती गांधी का गरीबी हटाओ कार्यक्रम चला था, तो उसने क्या किया था कि बहुत सारे जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है उसके बहुत सारे मैनिफेस्टो से प्रोग्राम को चुराकर कांग्रेस ने अपने में रख लिया था, और कांग्रेस अपने आप को यही प्रोजेक्ट करती थी कि हम लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी के हैं, तो इसलिए उन्होंने हिस्टोग्राफी में लेफ्टिज्म को प्रोत्साहन दिया। अब जब बीजेपी की गवर्नमेंट आई है तो इन लोगों का राइट ऑफ द सेंटर है अप्रोच,
तो इनको थोड़ा सा उनसे 36 का आंकड़ा चलता है, लेकिन कोई उपाय नहीं है, क्योंकि आप पूरी संरचना को, जैसे अब नई शिक्षा नीति आई तो उस पर तुम देखो कि तुरंत कटाक्ष शुरू हो गया कि गवर्नमेंट क्या चाहती है, हिंदी को ज्यादा बढ़ावा दे रही है तो ये कर रही है, बहुत तरह की बातें आनी शुरू हो गई। तो उसी तरह की बात होती है। तो मैं आपको बता रहा था कि उसमें इरफान हबीब चूंकि मार्क्सवादी है तो वो बताते हैं कि तकनीकी ने समाज पर कैसे प्रभाव छोड़ा। तो मोहम्मद हबीब ने एक थियरी दी थी जो मैं आपको आगे बताऊंगा, उसको कहते हैं नगरीय क्रांति का सिद्धांत। वो आपको अभी समझ में नहीं आएगा। तो उसमें उसने बताया था कि एक्चुअली हुआ क्या था कि जब वहां से नई तकनीकी लेकर तुर्क आए तो हिंदू जाति व्यवस्था में जो निम्न जाति के लोग थे, वो निम्न जाति के लोग बड़ा बेचैन हुए और वो मतलब डर गए, बहुत घबरा गए, क्योंकि उनको लग रहा था कि उच्च जाति के लोग उनका शोषण करेंगे। और इस्लाम बंधुता की भावना की बात कर रहा था कि सभी मुसलमान एक है, मुस्लिम मिल्लत। तो निम्न जाति के लोग तुरंत इस्लाम धर्म की तरफ झुकना शुरू कर दिया, नगरों और कस्बों में चले गए और नवीन तकनीकी को अपना लिया। इससे उत्पादन बढ़ा और क्रांति हो गई। इसी पर उन्होंने नगरीय क्रांति का सिद्धांत दिया। इरफान हबीब ने कहा ऐसा कुछ नहीं हुआ। निम्न जाति के लोग, ये बात जरूर है कि हिंदू जाति व्यवस्था में निचली सीढ़ी पर थे, लेकिन वो तुर्कों से वो भी भयभीत थे और आसानी से उनके साथ वो जुड़ने के लिए तैयार नहीं थे, तो वो झिझक रहे थे। इसलिए तुर्कों को अपनी नवीन तकनीकी चलाने के लिए बड़ी संख्या में दासों को रखना पड़ा और यहां पर बहुत बड़ी संख्या में उन्होंने दासों को बनाया। तो इस तरह से नवीन तकनीकी का आगमन ने दास व्यवस्था को जन्म दिया। फिर वो कहते हैं कि भाई जो तुर्क लोग आए तो एक सिंचाई में नई तकनीकी लेकर आए, उसको कहते थे फारसी चक्र। फारसी चक्र तुम लोग राजस्थान से होगे तो उदयपुर वगैरह में हमने फारसी चक्र देखा था, इधर आप हरियाणा वगैरह में भी देख सकते हो। उसमें कुएं के ऊपर एक बड़ा सा पहिया लगा रहता है ऐसे, और उसके बगल में एक छोटा सा चक्का लगा रहता है, और छोटा सा चक्र ऐसे घूमता है और बड़ा चक्र ऐसे घूमता है, और बड़े चक्र में बहुत सारे कंटेनर्स बंधे होते हैं जो पानी भरता है, और वो पानी वो कुएं के बगल में वो पानी गिरता है और क्यारी से खेत में जाता है, और बैल उसके चारों तरफ ऐसे ऐसे घूमता रहता है। इस तरीके से होता है, नहीं देखा होगा तो कभी देख लो, कोई बड़ी चीज नहीं। तो ये जो फारसी चक्र है उसको ये लेकर आए। तो इस पर कहना है इरफान हबीब का, जो उत्तर प्रदेश में जो जाट थे और पंजाब के जाट थे वो पहले पशु चारक थे, लेकिन जब फारसी को वहां पर पानी का उपाय, उत्तर प्रदेश में उतने नहर की तो सुविधा नहीं थी, तो उसमें क्या था कि उतनी सिंचाई कैसे हो, तो वो बेचारे सिंचाई का वहां अभाव था, भूमि तो अच्छी थी, तो इसलिए उन्होंने पशुपालक की भूमिका निभाई थी। लेकिन जब फारसी चक्र का प्रचलन शुरू हो गया तो जाट जो लोग थे वो पशु चारक से बन गए कृषक। तो जाट किसान के रूप में स्थापित हो गए, और किसान के रूप में स्थापित हो गए तो उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हुई, तो उनकी सामाजिक अपेक्षाएं बढ़ी कि भाई हम सामाजिक दर्जा में ऊंचा उठे, और इसलिए उन्होंने जाति व्यवस्था को चैलेंज किया। तो जाटों का एक समूह कृष्ण भक्ति की तरफ चली गई मथुरा, और जाटों का दूसरा समूह गुरु नानक के सिखिज्म से जाके जुड़ गया। समझ रहे हो कि नहीं? यही सब है, ये सब देखोगे, ये सब बहुत आसान से चीज है, तुमको खुद जिज्ञासा होगी कि कैसे देखें। तो जाति व्यवस्था पर प्रभाव तकनीकी का जो इरफान हबीब बताते हैं, ये एक बड़ा ही इनोवेटिव रिसर्च है उनका, कि भाई कैसे जब नवीन तकनीकी आई उससे भारतीय जाति व्यवस्था पर प्रभाव पड़ा। तो ये सब चीजें तुमको इस पार्ट में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट लिखिएगा, पॉइंट नंबर 5 है क्या? 5 है ना? पॉइंट 5 में लिखिएगा हाँ हाँ कि सल्तनत काल में सल्तनत काल में धर्म ब्रैकेट डाल देना, भक्ति एवं सूफी, धर्म, भक्ति एवं सूफी, कॉमा, धर्म, साहित्य, भाषा साहित्य, धर्म, भाषा साहित्य, कला, कॉमा, स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत कला का विकास किस रूप में समन्वित संस्कृति को व्यक्त करता है।
विकास किस रूप में समन्वित संस्कृति को व्यक्त करता है? समन्वित संस्कृति को व्यक्त करता है और मुगल काल में समन्वित संस्कृति को किस प्रकार प्रोत्साहन मिला? मुगल काल में समन्वित संस्कृति को किस प्रकार प्रोत्साहन मिला? प्रश्नवाचक चिन्ह डाल देना। किस प्रकार प्रोत्साहन मिला? अब लिखिए, लिखिए, इस आधार पर हम अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न हल कर सकते हैं। अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न हल कर सकते हैं जो इस प्रकार हैं। पॉइंट ए लिखिएगा, यानी प्रश्न ए। लिखिएगा कि देखिए, कि निर्गुण भक्ति और सूफी पंथ, निर्गुण भक्ति आप देखोगे, मैं बताऊंगा निर्गुण शगुन दो प्रकार की भक्ति। निर्गुण भक्ति एवं सूफी पंथ, निर्गुण भक्ति एवं सूफी पंथ के विचार बहुत हद तक समान थे। और इनके द्वारा हिंदुस्तान की समन्वित संस्कृति को व्यक्त किया गया। पॉइंट नंबर बी, पॉइंट बी मतलब क्वेश्चन बी, मुगलों के अधीन भक्ति आंदोलन, मुगलों के अधीन भक्ति आंदोलन के विकास पर टिप्पणी कीजिए। मुगलों के अधीन भक्ति आंदोलन के विकास पर टिप्पणी कीजिए। विकास पर टिप्पणी कीजिए। देखो एक्चुअली होता क्या है कि जो भक्ति आंदोलन पढ़ता भी है वो बारीकी से नहीं पढ़ता है। उसको अगर पूछोगे चलो भाई सल्तनत काल में क्या स्थिति रही और मुगल काल में क्या स्थिति रही, तो अंतर का बिंदु बता ही नहीं पाएगा। जैसे देखो, अब निर्गुण भक्ति, आपने कबीर और नानक का नाम सुना है, उसको निर्गुण भक्ति बोलते हैं। तो निर्गुण भक्ति में क्या होता है, एक निराकार ईश्वर की पूजा। तुम देखो, एक निराकार ईश्वर की पूजा है जिसका कोई रूप माथा नहीं है। आंख बंद करके उस ब्रह्म के बारे में सोचो, उसके प्रति जो प्रेम की तीव्रता है व्यक्त करो, वो हो गई निर्गुण भक्ति। लेकिन आगे सगुण भक्ति का विकास हुआ, और सगुण भक्ति का मतलब हुआ कि राम और कृष्ण इन दोनों को केंद्र बनाकर मूर्ति पूजा और मंदिरों के माध्यम से इस भक्ति को प्रोत्साहन मिला। तो इसका आप देखोगे कि निर्गुण भक्ति धारा है वो 15वीं सदी तक बहुत प्रभावी रही, और फिर 16वीं सदी से सगुण भक्ति की तरफ आकर्षण बढ़ने लगा। और जब सगुण भक्ति आ जाएगी तो निर्गुण भक्ति की लोकप्रियता, जैसे तुलसीदास की तरह कबीरदास लोकप्रिय नहीं हो सके भारतीय परंपरा में, क्योंकि निर्गुण भक्ति की भाषा तो बड़ी बोझिल है ना। निराकार ईश्वर को तो कॉमन पीपुल नहीं पहचानते हैं, लेकिन सामले सलों ने कृष्ण को और राम को तो सीधे पहचान होती है। रामायण तो घर घर का बाइबल बन गया। तो वो जो सगुण भक्ति है, वो सगुण भक्ति का विकास मुगलों के समय देखोगे। जैसे तुलसीदास और सूरदास, ये दोनों जो महान विद्वान हैं राम भक्ति और कृष्ण भक्ति के, जो दो महत्वपूर्ण संत है, दोनों तो अकबर के समकालीन है। और अधिकतर जो तुम निर्गुण भक्ति देखोगे वो सल्तनत काल की चीज है। तो अगर स्पेसिफाइड करके पूछ देता है कि मुगल काल में भक्ति आंदोलन के विकास पर टिप्पणी कीजिए, तो इसका मतलब है कि सगुण भक्ति से आप निर्गुण भक्ति से आपको सगुण भक्ति दिखाना पड़े। लेकिन बच्चे जब बारीकी से नहीं पढ़ पाते हैं तो क्वेश्चन कोई नहीं समझ पाते हैं कि हम उसको कहां क्या लिखें और क्या नहीं लिखें। और कृष्ण इन दोनों को केंद्र बनाकर मूर्ति पूजा और मंदिरों के माध्यम से इस भक्ति को प्रोत्साहन मिला।
तो इसका आप देखोगे कि निर्गुण भक्ति धारा है वो 15वीं सदी तक बहुत प्रभावी रही और फिर 16वीं सदी से सगुण भक्ति की तरफ आकर्षण बढ़ने लगा। और जब सगुण भक्ति आ जाएगी तो निर्गुण भक्ति की लोकप्रियता, जैसे तुलसीदास की तरह कबीरदास लोकप्रिय नहीं हो सके भारतीय परंपरा में, क्योंकि निर्गुण भक्ति की भाषा तो बड़ी बोझिल है ना, निराकार ईश्वर को तो कॉमन पीपुल नहीं पहचानते हैं। लेकिन सामले सलों ने कृष्ण को और राम को तो सीधे पहचान होती है, रामायण तो घर घर का बाइबिल बन गया। तो वो जो सगुण भक्ति है, वो सगुण भक्ति का विकास मुगलों के समय देखोगे, जैसे तुलसीदास और सूरदास, ये दोनों जो महान विद्वान है राम भक्ति और कृष्ण भक्ति के, जो दो महत्वपूर्ण संत है, दोनों तो अकबर के समकालीन बढ़ने लगा। और जब सगुण भक्ति आ जाएगी तो निर्गुण भक्ति की लोकप्रियता, जैसे तुलसीदास की तरह कबीरदास लोकप्रिय नहीं हो सके भारतीय परंपरा में, क्योंकि निर्गुण भक्ति की भाषा तो बड़ी बोझिल है ना, निराकार ईश्वर को तो कॉमन पीपुल नहीं पहचानते हैं। लेकिन सामले सलों ने कृष्ण को और राम को तो सीधे पहचान होती है, रामायण तो घर घर का बाइबिल बन गया। तो वो जो सगुण भक्ति है, वो सगुण भक्ति का विकास मुगलों के समय देखोगे, जैसे तुलसीदास और सूरदास, ये दोनों जो महान विद्वान है राम भक्ति और कृष्ण भक्ति के, जो दो महत्वपूर्ण संत है, दोनों तो अकबर के समकालीन है। और अधिकतर जो तुम निर्गुण भक्ति देखोगे वो सल्तनत काल की चीज है। तो अगर स्पेसिफाइड करके पूछ देता है कि मुगल काल में भक्ति आंदोलन के विकास पर टिप्पणी कीजिए, तो इसका मतलब है कि सगुण भक्ति से आप निर्गुण भक्ति से आपको सगुण भक्ति दिखाना पड़े। लेकिन बच्चे जब बारीकी से नहीं पढ़ पाते हैं तो क्वेश्चन कोई नहीं समझ पाते। जैसे तुलसीदास और सूरदास, ये दोनों जो महान विद्वान है राम भक्ति और कृष्ण भक्ति के, जो दो महत्वपूर्ण संत है, दोनों तो अकबर के समकालीन है। और अधिकतर जो तुम निर्गुण भक्ति देखोगे वो सल्तनत काल की चीज है। तो अगर स्पेसिफाइड करके पूछ देता है कि मुगल काल में भक्ति आंदोलन के विकास पर टिप्पणी कीजिए, तो इसका मतलब है कि सगुण भक्ति से आप निर्गुण भक्ति से आपको सगुण भक्ति दिखाना पड़े। लेकिन बच्चे जब बारीकी से नहीं पढ़ पाते हैं तो क्वेश्चन कोई नहीं समझ पाते हैं कि हम उसको कहां क्या लिखें और क्या नहीं लिखें। तो ये प्रॉब्लम आप लोगों को मैं नहीं होने दूंगा। आप लोगों को मैं बिल्कुल ही तीनों स्टेज में उसको कंप्लीट करके और क्वेश्चन के ऊपर आपकी समझ डेवलप कर दूंगा कि नहीं, इस क्वेश्चन में ये लिखना है, उस क्वेश्चन में ये लिखना है। और वो आपका खुद ही 80% 85% आप अपने तरफ से कर लोगे, क्योंकि आपकी जैसे ही समझ विकसित होगी वैसे ही आप उसको कवर कर लोगे। तो ये हो गया। एक और लिखिएगा,